नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। आज बीजेपी ने कोलकाता में राज्य के सचिवालय नवान की ओर मार्च निकाला। वहीं रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसके बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी समेत बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। टीएमसी सरकार का कहना है कि प्रशासन ने अनुमति लिए बगैर ये मार्च निकाला। इसके बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। कई जगह से हिंसा की भी झड़पें आई। खबर समझते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी ने भ्रष्टाचार को लेकर ममता सरकार के खिलाफ राज्य सचिवालय पर नवान्न अभियान मार्च का आयोजन किया था, जिसमें राज्य भर से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कोलकाता और हावड़ा में जमा हुए। मार्च के दौरान तृणमूल समर्थक भी सड़कों पर उतर आए, जिसकी वजह से जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने हावड़ा से नवान्न की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए। सरकार ने हावड़ा से कोलकाता तक भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया, जिसकी वजह से कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को अलीपुर में हिरासत में ले लिया, तो बीजेपी नेता राहुल सिन्हा और लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में ले लिया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को तानाशाह बताया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता अपने ही लोगों का समर्थन खो चुकी हैं, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और बेरोजगार युवकों को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। या डर का महल ममता जी खुद भागी और उनकी एटीट्यूड पूरा किम नॉर्थ कोरिया बना दिया। जिस तरीके से कल शाम से आज तक जिस तरीके से बीजेपी वर्कर का सपोर्टर का अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ को रोका जा रहा है, पूरा देश भर में आप देखिए क्या तांडव मचा रखा है। बीजेपी का कहना है कि अगर इतना पुलिस बल सरकार के पास है तो फिर अपराध क्यों हो रहे हैं। राज्य में भारी भ्रष्टाचार और वसूली हो रही है, लेकिन आवाज उठाने पर पुलिस दमन का सहारा लिया जा रहा है। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प के साथ आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बड़ा बाजार के पास प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, तो कई जगह पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दरअसल ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों की तृणमूल के मंत्रियों और नेताओं पर कार्रवाई से बेहद नाराज हैं। इसीलिए एक दिन पहले ही राज्य विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के दखल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में रात को 12:30 बजे कार्यालय में पेश होने का सम्मन भेजा था। मेनका गंभीर जब देर रात ईडी दफ्तर पहुंची तो अधिकारी ऑफिस में ताला मारकर जा चुके थे। यही नहीं, मेनका को ईडी अधिकारियों ने नेताजी एयरपोर्ट पर विदेश जाने से भी रोक दिया था। तृणमूल कांग्रेस एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो पश्चिम बंगाल में सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। मार्च को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मार्च हमें निकालना था नवन्ना तक, तो नवन्ना अब क्या सियासी लड़ाई का मैदान बन चुका है। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है आर के मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, और संजय सरकार, प्रवक्ता टीएमसी, और मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आर के मिश्रा जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे, हंगामा क्यों है बरपा पश्चिम बंगाल में? क्या अब पंचायत चुनाव भी करीब आने वाले, निगम के चुनाव करीब आने वाले हैं, जिसको लेकर ये सारी रणनीति बनाई गई है? देखिए रविंद्र जी, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो जिस तरह से यहाँ पर एक अपराधी का बोलबाला, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कटमनी हो, चाहे वसूली हो, मैं तो कह रहा हूँ बहुत ही निम्न स्तर पर, जहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल की जब सप्लाई होती है वहाँ भी कटमनी होता है, वहाँ पर भी भ्रष्टाचार होती है, वहाँ पर भी वसूली होता है।
तो जिस तरह से आज ममता दीदी ने जिस तरह से जो सिस्टम बदलने के लिए, एक तंत्र बदलने के लिए जो आई थी पश्चिम बंगाल के अंदर में, वो तंत्र मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उन्हें ही जकड़ लिया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जिस सिस्टम को आप बिल्कुल तोड़ने के लिए आए थे, इससे पहले कांग्रेस हो चाहे इससे पहले आप सीपीआईएम की बात ले लें, तो निश्चित तौर पर मुझे तो लग रहा था जो कि आज पश्चिम बंगाल जो इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, लेकिन आज देख रहे हैं भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ है। अगर भ्रष्टाचार की अगर मैं लिस्ट अगर सुनाऊं आपको, तो मुझे लग रहा है शारदा चिटफंड से लेकर के आज जब देख रहे हैं जो कि शिक्षक भर्ती घोटाला में भी जो करोड़ों करोड़ कैश, मुझे लग रहा है किसी को घर रहने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो देख रहा हूँ जो कि केवल करोड़ों कैश के लिए घर नहीं मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है जो कि जो तंत्र को बदलने के लिए, जो सिस्टम को बदलने के लिए ममता जी आई हुई थी, मुझे लग रहा है जो कि वो सिस्टम ही उनको जकड़ लिया है। और मुझे लगता है जो कम से कम इससे ऊपर उठने की जरूरत है। और जहां तक हिंसा की बात है, तो हिंसा लोकतंत्र में कहीं पे भी क्षम्य नहीं है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। चाहे कोई भी हिंसा का कोई पुरजोर, मैं तो कह रहा हूँ पुरजोर विरोध कर रहा हूँ, किसी भी पक्ष का हो, मैं हिंसा का विरोधी हूँ और हमेशा से ही रहूंगा। जी रविंद्र। संजय, सरकार नहीं संभल रही क्या टीएमसी से? जब देखो तब हंगामा बरतता है, या अपनी सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं, आने ही नहीं देना चाहते किसी दूसरे को। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जब उस पर बात की जाती है तो फिर लहजा बदल जाता है ममता सरकार का। मैं आपसे एक चीज पूछने चाहते हैं जी। लोकतंत्र उपाय में तो आप आंदोलन कर सकते हैं, आपको हक है। अच्छा, कश्मीर में जब पुलिस और फौज के ऊपर में जब पत्थर फेंका जाता था तो उसको आतंकी कहा जाता, आतंकवाद कहा जाता था। आज बंगाल में पुलिस को ऊपर में बम और पत्थर छोड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी एक आतंकी पार्टी है, एक आतंकवादी पार्टी है। ये तो आपको मानने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। अगर मैं क्यों मानूंगा भाई? आप अपने शब्द मेरी जुबान में डाल देंगे। नहीं, मेरे जबान में नहीं डालना, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आतंकवादी और भारतीय जनता पार्टी की, अगर आप टीएमसी कोई आंदोलन करती है उसमें अगर पत्थर चला जाए आतंकवादी हो जाएंगे? आतंकवादी नहीं है। अगर कश्मीर में अगर फौज के ऊपर में पत्थर फेंका जाता तो आतंकवादी होता है, बम फेंका जाए तो आतंकवादी होता है, गोली किया जाता तो आतंकवादी होता है, पुलिस का वैन जलाया जाए तो आतंकवादी होता है। तो बंगाल में आज पुलिस का वैन में आग लगाया गया, आईपीएस ऑफिसर के ऊपर में गोली चलाया, बम चलाया, पत्थर मारा, वो आतंकवादी नहीं है। तो आप अगर भ्रष्टाचार के अंदर आपके अधिकारी डूबे हैं, आपके नेता डूबे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे आप? पार्टी बंगाल ऐसी सरकार को क्या कहा जाएगा? अगर भ्रष्टाचार में आपके मंत्री डूबे हुए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है, ऐसी सरकार को क्या करप्ट नहीं कहा जाएगा? देखिए, करप्ट की अगर बात बोलेंगे तो मैं आपको करप्ट का एक बहुत बड़ा हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, पहाड़ का नमूना गिना देंगे। मोदी आप किसी का हक मार लें तो आप क्या साफ हो जाएंगे, पाक साफ हो जाएंगे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार में शुभेंदु अधिकारी भी तो थे, उसको पार्टी में क्यों रखा? किसने कार्रवाई की? किसने कार्रवाई की? पार्थ चैटर्जी पे किसने कार्रवाई की? नहीं, करने में कार्रवाई कैसे करेंगे? मालिक का तोता है। हाईकोर्ट में मामला लेके गई जब वो बबीता, उसके बाद सारी चीजें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी केस करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला में ये जो मालिक का तोता है ना, सीबी इंडिया, जो भारतीय जनता पार्टी के दो हुई है, अधिकारी साहब क्या बात कर रहे हैं आप? ये कभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मेरिट जारी होती है, करने नहीं देंगे। एक मेरिट जारी होती है। शिक्षा घोटाले की बात कर लीजिए, एक मेरिट जारी होती है, एक लड़की का नाम टॉप पर आता है, दोबारा से फिर वो मेरिट कैंसिल करके दूसरी मेरिट जारी होती है, उसमें वो गायब हो जाती है लड़की, वेटिंग में चली जाती है। यूपी में शिक्षक मतलब ये टीचर के बहाली के मामला में 2021 तब तो आपके मुंह सिल जाते हैं। वहाँ पर सुनिए ना, मेरे बात सुनिए ना, वहाँ पर भी क्वेश्चन लीकेज हो गया था। हरियाणा में 2020 में दिसंबर में पुलिस भर्ती मामला में वहाँ पर भी क्वेश्चन लीकेज। उसका जिम्मेदार कौन है? गुजरात में उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है सरकार जी? अरे संजय सरकार, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर वहाँ यूपी में कोई कांड होता है उसका जिम्मेदार कौन है? यूपी सरकार है। तो फिर पश्चिम बंगाल में अगर कोई कांड होता है उसके जिम्मेदार कौन है? वो बंगाल में अगर कोई ये होता है तो हम तो, अगर बंगाल में कोई इन्वेस्टिगेशन, हम तो बोल रहे हैं, अगर पार्थो चैटर्जी गलती किया तो उसको फांसी का सजा दे दे, हम तो बोल रहे हैं, हम तो खुला बोल रहे हैं, इसका हिम्मत है। अरे आपके मंत्रियों को, ममता बनर्जी के भतीजे खुद समझा रहे थे 2016 में कि उनको लेकर मत आइए, आप उनको ले आए, उसके बाद दनादन 2 दशक से बने हुए आपके साथ घोटाले पे घोटाला किए जा रहे हैं, आप उनको पाल पोस कर बैठा रहे हैं बगल में। किसको?
शिक्षा किसको घोटाले में फालतू किसका को नाम है? बजा रहे हैं? आपको आपके मंत्री का नाम नहीं पता? नहीं, मेरे देखिए, मैं तो बोला था जो जांच होगा, जांच में अगर उसको कोई गलत पाया जाए उसको फांसी का अरे सजा तो देना। आप अगर कार्रवाई आपको करते बोल तो रहा है, आपकी लेकिन वाहवाही भारतीय होती। जनता पार्टी को बोल- आप जो कार्रवाई अदानी को करते वाहवाही 10,000 करोड़ होती। रुपया हाईकोर्ट में बैठा मामला हुआ गया है, तब जाकर बात जो बनी ना। 10 लाख करोड़ का बैंक घोटाला हुआ है। आप तो उसको अभी तक कोर्ट में बैठाए थे, जब ईडी का छापा पड़ा तब पल्ला झाड़ा आपने। मेहुल चोकसी को क्यों नहीं लेके आ पा रहा है? मेहुल चोकसी को, नीरव मोदी को बाहर से लेके क्यों ना? मेहुल चोकसी लंदन कोर्ट में खड़ा होकर बोला है, मेरे को ये नीरव मोदी बोला 35% पैसा मेरे को मिला और 65% पैसा तो ये बंदर बांट हो रही है ना। जब आपको अपनी सत्ता हिलती नजर आ रही है तो आप घबरा रहे हैं कि हम मैं तो देखिए, हम बंगाल में और 20 साल रहेंगे, दावा को सब लिख कर दे रहे। आज चुनाव होगा ना बंगाल में, अब 28 आर के मिश्रा जी, चलिए चैलेंज कीजिए आप, ठीक है। चैलेंज कीजिए आप। रविंदर जी, यहाँ पर बहुत बड़ी विडंबना है। चैलेंज कीजिए आप। संजय जी, ठीक है। संजय जी, अभी देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्सेप्टेंस होती है, वो एक्सेप्टेंस आप लोगों में बिल्कुल खत्म हो चुका है। खास करके टीएमसी के अंदर में मैं अभी भी कहता हूँ, एक मैं शिक्षक भर्ती घोटाले की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ शारदा चिटफंड घोटाला जो 40,000 करोड़ रुपए का था। अरे क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर में, मैं तो पूछना चाहता हूँ। जो वो पश्चिम बंगाल जो जहाँ पर एक बिल्कुल और एक इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, वहां पर आज देखना चाहिए कि कट मनी और भ्रष्टाचार का ये रूप, ये स्वरूप, ममता दीदी का ये स्वरूप, मुझे तो बहुत बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि इस देश के अंदर में एक पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि वहां पर एक न सीबीआई को जाने दिया जा रहा है। सीबीआई जब इंक्वायरी करने के लिए जाती है तो सीबीआई को नहीं जाने दिया जा रहा है। वहां पर हाईकोर्ट जब संज्ञान लेता है तब जाकर आप लोग जो है उसके ऊपर बात करते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ कोयला तस्करी से लेकर के कोयला तस्करी, रोड वैली, आए दिन अगर हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, लेकिन जहां तक हिंसा की बात है, राजनीतिक रूप से नेताओं की हत्या हो जाती है और सरकार चुप्पी साधे रहती है, जांच का दूर दूर तक पता नहीं होता है, संज्ञान लेना नहीं चाहती है, और आप कह रहे हैं आप सत्ता ठीक से चला रहे हैं। मनीष जी, पश्चिम बंगाल के इस हालात पर क्या कहना चाहेंगे? आपने दोनों वक्ताओं को भी सुना, अपनी अपनी तरह से सफाई, कुछ सवाल हम बीजेपी से जरूर करेंगे, लेकिन इस घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले तो अगर कोई विरोधी दल प्रदर्शन करना चाहता है और अगर कोई खास मजबूरी नहीं है तो सत्ता पक्ष को प्रदर्शन की अनुमति देनी। जी, कंपेयर करिए, जब सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन था जी, तो दिल्ली में प्रदर्शन बिल्कुल रोका नहीं गया। ठीक, उनके धैर्य की परीक्षा ली गई, क्या प्रदर्शन करिए, हम आपको समझाएंगे, आप समझिए, मानिए ना मानिए बात की बात। और वही हुआ। लेकिन जिस तरीके से नावन्नों के तरफ अगर कूच भाजपा कर रही थी और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की पुलिस ने टीएमसी काडर की तरह बिहेव किया, लाठीचार्ज किया, हिरासत में लिया, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के नाम पर एक धब्बा जरूर है। हमें ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में विरोध का स्थान है, सहमति का स्थान है, और अगर ये नहीं होगा तो लोकतंत्र मर जाएगा। और कोई भी पार्टी हो, कितनी राष्ट्रवादी पार्टी हो, अगर उसका विरोध नहीं होता है तो वो लोग निरंकुश हो जाएंगे, और जैसे कि ममता दीदी हो गई हैं। एक थोड़ा सा अब आप चूंकि मुझे शाहीन बाग की तरफ ले गए, कुछ बयान ऐसे थे जिन बयान पर लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी और वो अच्छे बयान नहीं कहे जा सकते। उन बयानों को लेकर क्या कहेंगे कि अगर आप हटे नहीं तो ऐसा कर देंगे? देखिए, बयान देना अलग बात है। इस देश में अर्जुन सिंह से लेकर दिग्विजय सिंह तक लोग कैसे कैसे बयान देते आए हैं, ये बात जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक बात। और किसान आंदोलन को क्या कहेंगे? से तमिलनाडु में मिले, किसान आंदोलन के लिए क्या कहेंगे? मैं जूता इसलिए पहनता हूँ ताकि धरती माता से मैं दूर रहूं। ठीक है, किसान आंदोलन के लिए क्या कहेंगे? बयान के नाम पर हमारे मनीष जी, किसान आंदोलन के लिए क्या कहेंगे? बताने वाले लोग हैं मनीष जी। बयान तो कोई भी कुछ भी दे देता। नहीं, किसान आंदोलन के लिए क्या कहेंगे? वहां भी आंदोलन ही था। हाँ, बिल्कुल आंदोलन था। फिर वहां क्या हुआ? वहां तो खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या वो दे दी गई थी उपाधि। अगर आप देश को बांधने का प्रयास करेंगे, सीमाओं को रोक देंगे। आप देखिए, मैं जमुना पार दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली और गाजियाबाद के रास्ते को जिस तरीके से रोक के पूरे देश को बंधक बनाया गया, और जिस तरीके से इंदिरापुरम की एक महिला की सुप्रीम कोर्ट की याचिका के बाद वो रास्ता खोला गया, आप सरकार का धैर्य देखिए।
जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया, कोई भी बलपूर्वक आंदोलन को दबाने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल इसी तरीके से ममता दीदी को भी कहीं ना कहीं उन्हें मौका देना चाहिए था कि आप प्रदर्शन करो ना। सहमत आपकी आप बात करो, से, आज लेकिन से दिल्ली रोज में करो। मनीष जी अगर देश का आर्थिक तौर पर नुकसान नहीं होता है, ठीक, अगर एक दिन प्रदर्शन की अनुमति मांगी जाती है, खास समय की अनुमति मांगी जाती है, वो तो कह रहे हैं अनुमति दी नहीं हमने। अनलिमिटेड प्रदर्शन तो नहीं हो रहा था ना। वो तो कह रहे हैं पुलिस ने अनुमति नहीं दी ना, मार्च के लिए मैं पुलिस यही ने तो कह अनुमति रहा नहीं हूं, दी। ऐसा कितनी बार हुआ है कि पुलिस ने अनुमति ना दी हो। यही तो बात है कि आपातकाल लगाए, कांग्रेस ने कहा किशोर कुमार से कि हमारे पक्ष में गाने गाइए, और किशोर कुमार ने गाने नहीं गाए तो उनके गाने ऑल इंडिया रेडियो पर बैन हो गए। ठीक, क्या ये आजादी की जो स्वतंत्रता है, इसको रोकने का प्रयास है? क्या ये विपक्ष को रोकने का प्रयास है? उनके इरादों को, उनके जोश को कम करने का प्रयास है? अरे अगर ममता दीदी को कोई प्रॉब्लम है, वो सामने आती है कि हम आज की नहीं परसों की परमिशन देते हैं, परसों की दे लीजिए, आप परसों प्रदर्शन कर लीजिए। पर नहीं, ममता दीदी किसी न किसी तरीके से अपने खिलाफ होने वाले हर विरोध को इग्नोर करना चाहती हैं। ठीक, चलिए आपने अपनी बात रखी। अभी कुछ सवाल और बाकी हमारे, जब हम आपके पास आएंगे। सुधा हमारे साथ, डॉक्टर सुधा मिश्रा जुड़ गई हैं, उनसे भी कुछ सवाल लेते हैं, क्योंकि आपने सवाल लोकतंत्र की उठाई, आपने सवाल हिंसक चीजों पर उठाई, जिस तरह से रोका गया, उसमें हम दिल्ली की हिंसा पर भी आपसे सवाल जरूर पूछेंगे। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, बंगाल का जो घटनाक्रम है, टीएमसी अपनी पीठ थपथपा रही कि हम तो सत्ता में हैं, ठीक तरीके से बने, लेकिन आंदोलन रोकने की कोशिश कर रही है। अगर कोई भी वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी शांतिप्रिय तरीके से भी आंदोलन करती है तो उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से हिंसक झड़पें सामने आई हैं, वो तो शर्मिंदगी वाली बात है, उसको लेकर तो कोई भी सरकार जो है अपनी पीठ नहीं थपथपा सकती। लेकिन इस घटनाक्रम को कैसे देख रही हैं? जी बिल्कुल, जो घटना हुई है उसमें कोई भी हिंसा की जगह नहीं होती है जब हम आंदोलन करना चाहते हैं या किसी के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का है कि इस माहौल का क्रिएटर कौन है? किसने अपने अपने राज्यों में जहां जहां शासन था वहां पे किसी को आंदोलन न करने की अनुमति देकर अपने वर्चस्व की लड़ाई को अपने अनुसार चलाने वाले लोग अगर आज ये कह रहे हैं कि ये किया जा रहा है, तो वो क्या कर रहे थे? आप जानते हैं कि प्रश्न उठाना तब संभव हो पाता है किसी की गलत कार्यशैली के लिए जब एक्चुअल में हमने वो काम न किया होता। लेकिन ये लोग हर जगह जब कोई अपने किसी भी आंदोलन के लिए, किसी विरोध प्रदर्शन के लिए जब कोई मांग करता है तो इनके पास अनेक बहाने होते हैं। हिंसा की घर पे गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने पहले से इसके लिए मांग की थी और हमें प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा था। मार्च निकालने के लिए हमें इजाजत नहीं मिली। जो बंगाल में हुआ, मैं उस हिंसा का कहीं से समर्थन नहीं करती हूँ, ना हमारी पार्टी करती है। लेकिन बात इसकी है कि आप कह रहे हो कि हम बहुत शांति तरीके से, तो सब लोग तो यही कहते हैं ना, लेकिन आप कहते हो कि यहाँ पे ये है, यहाँ ऐसा है, ये ऐसा करना चाह रहे थे। तो जब आप अपने हिसाब से सब कुछ तोलते हो, बताते हो, तो हर राज्य में जिसकी सरकार है वो आपसे सीख के वही कार्य कर रही है, वो हिंसक झड़पों में तब्दील होता है। तो आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल ने कहाँ से सीख ले ली? भाजपा के शासित राज्यों से ये सीख ली गई है, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस ने इससे कई मांग की कि ये विरोध प्रदर्शन हमें करना है, हमें कोई आंदोलन चलाना है, इन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। पहले कांग्रेस की तो नेता थी। अगर पैदाइश की बात करिए, अगर आप जानते हैं, अगर हमने जनतंत्र का इतना अवहेलना किया होता तो आप लोग सरकार में नहीं आ पाते। इस बात को मान लीजिए, आप लोगों को रोक रहे हो, सुधा जी, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सुधा जी, मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस की सहयोगी दल रही है ममता जी। नहीं, कांग्रेस से निकली है ममता बनर्जी, कांग्रेस की नेता थी पहले। सुनिए, मैंने कहा ना, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए, लेकिन प्रश्न ये उठता है ना कि आप अच्छा, तारीफ तो मनीष जी बीजेपी की करती हैं वो जी। बीजेपी की तारीफ करती है तो बीजेपी ने कुछ काम उनके कह दिया होगा और ममता जी को समझ में आएगा कि मेरी तारीफ करो, रूप देख नहीं पाते, तारीफ कर रही है, आप समझ रहे हैं ना। हिसाब से निकलती है, अपने हिसाब अच्छा, में निकलती है। आर के मिश्रा जी एक बात समझना चाहेंगे, बीजेपी बहुत शांतिप्रिय प्रदर्शन करना चाह रही है, लेकिन मार्च निकालना चाह रही थी, लेकिन मार्च को नाम क्या दिया? डंडा और झंडा। इसका मतलब समझा दीजिए जरा। देखिए रविंदर जी, ऐसा है
मैं कह रहा हूँ खास करके पश्चिम बंगाल के अंदर में आप अगर एक, मैं तो कह रहा हूँ भाजपा की बात कर रहा हूँ, हाँ। कोई भी पार्टी हाँ। अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रदर्शन करना चाहे, अगर कोई जुलूस निकालना चाहे, हाँ। मैं कह रहा हूँ वहाँ की जो पुलिस है एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में देखती है वहाँ। नहीं, आप सवाल देखिए सवाल हमारा क्या था, अगर हम कोई मार्च निकाल रहे हैं, हम कोई यात्रा निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेक इंडिया नंबर 1, ठीक है, आप क्या नाम दे रहे हैं, झंडा और डंडा, तो ये डंडा भी समझा दीजिए। नहीं देखिए, झंडा और डंडा की जहां तक बात, देखिए झंडा तो है, हाँ। ये तो हम लोग देख रहे हैं, जो कि ये राष्ट्र का प्रतीक भी है, तिरंगा भी झंडा होता है और हाँ। अपनी पार्टी का भी झंडा होता है। तो तिरंगा लेके निकलेंगे क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो कि मैं वही झंडे की बात कर रहा हूँ। हाँ। एक प्रतीकात्मक चीज होती है और इसमें मुझे नहीं लग रहा है कहीं कोई गड़बड़ कोई चीज है, पहली बात। दूसरी, डंडा जो है, तो डंडा कोई केवल कोई ऐसा नहीं है जो कि मैं केवल आप उसको और दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, मारपीट करने के लिए ही डंडा नहीं होता, बल्कि ऐसे भी होते हैं जिनका होता है उस समय में वो हाथ में डंडा लेकर के भी चले, रक्षात्मक रूप से भी चल सकते हैं। हाँ, तो लेकिन मुझे लग रहा है डॉक्टर सुधा मिश्रा जिस तरफ इशारा करना चाह रही थी, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति, आ रहे हैं मनीष जी, आ रहे हैं मनीष जी, आ रहे हैं मनीष जी, आ रहे हैं, एक मिनट, वो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सत्ता है उसके बारे में वो इंडिकेट कर रही थी, वो शायद ठोक दो नीति की बात कर रही थी। नहीं, मैं कह रहा हूं जो कि क्या ये चीज हो सकता है, कारण जो कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहां से सीखा, क्या भाजपा शासित प्रदेशों से सीखा? तो भाजपा शासित प्रदेशों में होता क्या है, अगर मान लीजिए कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सद्भावना तरीके से निश्चित रूप से अगर कोई जुलूस और प्रदर्शन करने की अगर कोशिश करता है तो आपको इजाजत देनी चाहिए। आज सरकार इतनी निरंकुश हो जाए और उसके ऊपर में जो है, लेकिन पत्थरबाजी तो नहीं होनी चाहिए ना, अगर शांतिप्रिय प्रदर्शन में अगर वैन फूंक दी जाए, पत्थरबाजी हो जाए, तो वो कहां तक जायज है? बिल्कुल नहीं जायज है। मैं तो इस चीज को कह रहा हूं, मैं आपके पहले ही वक्तव्य, मैं अपने पहले वक्तव्य में बोला था, हिंसा का इस लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। किसी ने भी अगर जीप की हो, किसी ने थाना फूका हो, मैं कह रहा हूं वहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल बनी रहनी चाहिए थी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए था। ठीक, आज अगर हो सकता है जो आज आपने आदेश नहीं दिया, 2 दिन के बाद देते, मनीष जी ने भी उस चीज को दोहराया है, 2 दिन के बाद दे सकते थे, लेकिन ऐसे निरंकुश नहीं हो जाना है। ठीक है, क्योंकि आज मनीष जी, अगर जुलूस निकलती है जी, तो मनीष जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मेरा कहना ये था कि डंडा और झंडा नहीं, कोई भी शब्द कौन कहता है इस पर फर्क पड़ता है। अगर डंडा और झंडा कोई पॉलिटिकल पार्टी कह रही है तो हमें उसके मायने समझने पड़ेंगे। जैसे बम बम बोले, अगर कोई बोल रहा है बम बम बोले जी, तो अगर कोई पाकिस्तानी बोल रहा है तो भगदड़ मच जाएगी बम बम बोले बोलने में। ठीक बात। और अगर हम बोलेंगे बम बम बोले तो मतलब हम काशी विश्वनाथ याद आएंगे। ठीक बात। तो कौन बोल रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। आर के मिश्रा जी, जी समझ में आया आपने क्या कहा, कुछ इशारा कर गए वो? नहीं, देखिए मैं सही कह रहे हैं जो कि किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। दूसरी बात मैं तो परिप्रेक्ष्य तो समझना चाह रहे हैं आपसे, ताकि जनता भी समझ जाए। नहीं, जनता तो बिल्कुल समझ रही है उसकी। ठीक है, तो आप लोग पश्चिम बंगाल के अंदर में किस तरह की स्थिति पैदा करके रखा हुआ है जी, किस तरह से स्थिति पैदा करके रखा है, मुझे नहीं लगता एक अगर साधारण नागरिक वहाँ पर रहना चाहे और टीएमसी का समर्थक न हो, मुझे लग रहा है कहीं न कहीं असुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये चीज जरूर कह सकता हूँ। ठीक है, सरकार जी कम से कम शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन तो कर लेने दीजिए। दीदी को हर बार राजा इंद्र की तरह गद्दी क्यों हिलती नजर आती है? सबसे बड़े दुख के बाद क्या होता है, अहिंसा आंदोलन जो होता है भारतीय जनता पार्टी चाहता नहीं। कभी आप बोले ना झंडा डंडा बोम पिस्तौल गोली बारूद ये लेके घर में से रैली कर, इसको पहले भी एक रैली किया था। आप देखे सरदार जी को पकड़ा गया था, जिसमें क्या हो गया तो फायर कर दिया था। अच्छा, रैली में क्यों आप बंदूक लेके आएंगे, आप शांतिपूर्ण आप क्यों पत्थर लेके आएंगे, आप क्यों डंडा लेके आएंगे, आप क्यों पुलिस को गाड़ी को? पश्चिम बंगाल सरकार ने तो ऐसे बैरिकेडिंग्स लगाई मानो कि बहुत बड़ा कोई हमला होने वाला हो। नहीं, ये ऐसी बैरिकेडिंग्स लगा दी।
नहीं, प्री प्लानिंग था। 11 करोड़ रुपया खर्चा किया था ये प्रोग्राम के लिए भारतीय जनता पार्टी। 25,000 सेंट्रल फोर्स का आदमी जो व्हाइट आपको मतलब इसमें रैली में घुस गया है। 25,000 सेंट्रल फोर्स का आदमी मतलब जो सादा कपड़ा में घुस गया रैली में। पहचान हो पाई उनकी? कुछ आदमी को पकड़ा गया है, मेरे पहले बात सुनिए, पकड़ा गया है, कोई होटल में कहीं पकड़ा गया, बाद में इसको साजिश मालूम पड़ा, यथार्थ ट्रेन बुक किया है। ऐसे तो देखिए, इसको आंदोलन के लिए इसको 78,903 बूथ में इसका कार्यकर्ता है नहीं। तो आपको ये चीजें पहले से पता थी क्या? और पहले से पता थी तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस फेल हो गई ना, इंटेलिजेंस लोकल इंटेलिजेंस फेल हो गई आपकी। ना मेरा इंटेलिजेंस फेल नहीं हुआ। हाँ। बंगाल तो रोक लेते पहले। न्याय पुलिस, मेरे क्वार्टर न्याय पुलिस से कंपेयर किया जाता है, वर्ल्ड में नंबर 2 पुलिस है बंगाल पुलिस। अच्छा। आपको मालूम है कि नहीं जानो, क्वार्टर न्याय पुलिस। अच्छा, तभी अपराध नहीं रुक पा रहे हैं। न कौन अपराध नहीं, हर अपराध को हम लोग तुरंत रुकते हैं। और यहाँ पुलिस इतना जागृत है। गजब बात कर रहे हैं। मनीष गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। आप आंकड़े उठाकर देखिए कितने लोगों की हत्या हो जाती है, और पुराना इतिहास रहा 1971 से लेके अब तक का। मैं आपको गिना दूं, एक एक नाम गिना दूं कितना का भारतीय जनता पार्टी जो इस अरे संजय सरकार क्या कहना चाहते हैं समझिए। संजय सरकार ये कहना चाहते हैं कि अभी अभी ममता दीदी ने कहा है, अभी अभी ममता दीदी बोली है कि अगर केंद्रीय एजेंसी के लोग आपके दरवाजे पर आए तो जनता सड़कों पर उतर आए, उनको काम नहीं करने देगी। अरे दरअसल क्या ममता दीदी ने क्या टिप्पणी की है? आप केंद्रीय एजेंसी के लोग अगर आते हैं तो आप उनसे टक्कर लीजिए। अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी तृणमूल कांग्रेस को लोगों को भड़काकर केंद्र और राज्य के बीच में एक अंतरस्ट पैदा करना चाहती है, जिसका नतीजा ये होगा कहीं न कहीं राज्य और केंद्र के बीच मतभेद होंगे, और पूरे विश्व में वो मैसेज देना चाहती हैं कि ये राज्य और केंद्र के बीच टकराव हो रहा है। ये संजय जी सुन लीजिए, नीति के साथ जा रही वो है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं जो कि ममता बनर्जी का खुद का कहना है। और ये मनीष जो देश में अलगाव की भावना को भड़काया जा रहा है, जब केंद्रीय फोर्सेस को कन्फ्रंट करने की बात जनता से कह रहे हैं। ठीक है, ममता बनर्जी को माफी मांगनी मनीष जी चाहिए। एक मिनट, मनीष जी कहता है बकरा खाना खाता है, और ये मनीष जो है, ये संजय जी, ममता बनर्जी में पैर का नखून भी नहीं है, पैर का नखून नहीं है। संजय जी, अरे ये एक वोट मनीष जी एक मिनट, मनीष जी, एक वोट मेरा है। मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, वोट मेरा है। मनीष जी, नाखून के बराबर ना सही। मनीष जी सुन तो लें, बराबर क्यों? सबका एक एक वोट है, बराबर का है। संजय सरकार को स्थिति है, वो मैं भी सबका एक एक वोट है, बराबर का है। मनीष जी, पैर का नखून भी नहीं है ममता बनर्जी को। अरे मुझे नाखून बनना भी नहीं है। आप नाखून बनो, उनके पैर की चप्पल बनो, आप उनके पैर के जूते बनो, उनका बिछुआ बनो, उनकी चूड़ी बनो, उनके कंगन बनो, हमें कोई फर्क नहीं है। मनीष जी, लेकिन मैं इस देश का नागरिक हूँ। संजय सरकार जी एक मिनट, संजय सरकार जी ऐसे डिबेट गड़बड़ा जाएगी। मनीष जी एक मिनट, मनीष जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, थोड़ा सा आपको ठंडा रहना पड़ेगा। ममता बनर्जी का बोलिए ना। हम आपसे इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से हम बात करेंगे। समान भी नहीं है मनीष जी, आपको बात सुने, ममता आप राजनेता नहीं है, वर्ल्ड लीडर है। आप मैं जवाब देता हूँ। संजय सरकार, संजय सरकार, संजय सरकार, ठीक है संजय जी आपकी बात हो गई, अब हमारी सुन लीजिए। संजय जी हमारी सुन लीजिए। कोई नाखून है, बहुत बड़ा तीसमार खां है, ये जब इस तरह की बातें और इस तरह के शब्द निकलते हैं तो बहुत ऐसा लगता है जैसे कि आदमी को बहुत गर्व है, बहुत घमंड है अपने अंदर। गर्व घमंड नहीं है ममता। तो ये क्या है, सामने वाला अगर नाखून के बराबर नहीं, इसका क्या मतलब है? अहम, कहीं ना कहीं अहम हो गया ना आपके अंदर। ममता बनर्जी को वर्ल्ड में पहचानते थे, वर्ल्ड में पहचानते थे ममता बनर्जी को। 90 में तब नरेंद्र मोदी कहा था। अजी 90 नहीं है, अब ये समय बदल चुका है। 3 में नहीं था। एक प्रधानमंत्री, मेरे देश को जो प्रधानमंत्री है 1978 में वो एमए किया है, उसको कंप्यूटराइज। संजय सरकार जी आप क्या बात कर रहे हैं? आप 90 में चले जाओगे, बोलिए कितना बड़ा जुमला है, कितना बड़ा फर्जी सर्टिफिकेट है। ठीक है, आप बोलिए तो आप ये बोल दोगे, आप अगर सत्ता में वापस आ गए तो ये बोल दो कोई नाखून के बराबर भी नहीं है। खैर सुधा जी, 78 में तो कहा तो ठीक है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। ठीक है सुधा जी आप सुन रही है ना, 90 में आया। ये जो एकजुटता की बात की जा रही है, ऐसे एकजुटता होगी? आप समर्थन करते हैं संजय सरकार की बातों का? जाली फर्जी तो होगा, ये तो है ही है। संजय जी सुधा जी को बोलने दीजिए, आप समर्थन करती हैं इन सब बातों का? सुधा जी
जो बातें आवाज कह आ रहे हैं रही है संजय अधिकारी, उनका आप समर्थन करते हैं? मैंने कहा ना, न तो मैं मनीष जी की बातों का समर्थन करती हूँ, न मैं तो अभी कही गई किसी बात का समर्थन करती हूँ। जो भी दोनों बातें कही गई, आप सोचिए कि आज की स्थिति इतनी खराब हो चली है कि अब ये लोग ऐसी ऐसी बातों को उठाएंगे जिसका राजनीतिक मुद्दों से कोई सरोकार ही नहीं है। कोई पैरों के नाखून की बात करेगा, कोई चूड़ी बिंदी और कंगन में बात करेगा। मतलब हम उपहासात्मक स्थिति में आके जो दौर दिखाया जा रहा है उसका विरोध न करके अब व्यक्तिगत रूप से महिलाओं पे आक्षेप करेंगे और हम किसी के अहम को तुच्छ करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि राजनीति में इन चीजों की कहीं भी कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन जानबूझ के एक व्यक्ति नए राजनीति के मायने गढ़ता है कि दूसरों को आंदोलन न करने को, तो दूसरा उसी का जवाब देने के लिए उसमें हिंसा करने को उतारू हो जाता है। ये राजनीति के सही रूप को प्रस्तुत करने की कोशिश ही नहीं है। आज अगर हमें आंदोलन करना है, और जिस तरह से भाजपा की सरकारों ने हर राज्य में, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, हमने न जाने कितने विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक करने के लिए इनसे मांगा था अगर समय, तो हमें रात के कई घंटे बैठा के रखा गया, लेकिन उसका हमें अनुमति नहीं दी गई। तो आज इनको अनुमति नहीं मिल रही तो खराब लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। तो ये संस्कृति जो सरोकार स्टार्ट किया है, ये इन लोगों किया हुआ है। इन्हें जानबूझ के उसके बाद पत्थरबाजी करना, जो सरकार पत्थरबाजी के विरोध में उतरी थी वो आज पत्थरबाजी कर रही है। तो आखिर हम किस राजनीतिक परिदृश्य को रखना चाह रहे हैं, हमें खुद नहीं पता है, और उसके बाद हम कहते हैं कि सरकार ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, क्योंकि आपने ये रास्ता बनाया है, उस रास्ते के कांटे आपने बिछाए थे, तो कांटे का जो चुभना है वो आपके पैरों में कैसे नहीं होगा। बिल्कुल। आर.के. मिश्रा जी, सुधा मिश्रा कहना चाह रही हैं कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, शुरुआत तो आपने की, और जब दूसरे दल मांगते हैं इजाजत तो आप देते नहीं है, बैठाल कर रखते हैं। आज आपके साथ हो रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा है। मैं सुधा जी को ये चीज कहना चाहता हूँ, अगर भ्रष्टाचार के ऊपर में अगर कार्रवाई राज्य सरकार की रहती तो आज भाजपा को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जो कि अगर जनता के टैक्स के पैसे का अगर कोई जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी कुछ है, राज्य सरकारों से केंद्र सरकारों से पूछिए। सिपह सलाहकार अगर मान लीजिए दुरुपयोग कर रहे हैं, आपकी पुलिस एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर काम करती है वहां पर, तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो राज्य सरकार अगर संवेदनशील होकर के इन सब विषयों के ऊपर में कार्रवाई की रहती। एक चीज बता देता हूँ रविंदर जी, ये पश्चिम बंगाल के अंदर में राजनीतिक हिंसा, ये कटमनी, ये भ्रष्टाचार, ये जो चुनाव के बाद जो हिंसा होती है वो आज से नहीं है, इसका बहुत ही पिछला इतिहास है। हाँ, मैंने बोला ना 1971 से हमने लेकर अभी तक की बात बता दी। मैं तो कह रहा हूँ 1971 से लेकर सिद्धार्थ शंकर रे के टाइम से है, बिल्कुल सही बात है। और ये राजनीतिक हिंसा आज मनीष जी आ रहे हैं। कहने का मतलब ये चीज है, अगर राज्य सरकार इस पर अगर संवेदनशीलता के साथ अगर कार्रवाई की रहती, आज ये स्थिति नहीं होती। आज भाजपा को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस जहां अगर सीमित होकर के रह गई है, 2 स्टेटों में सीमित होकर के रह गई है। लेकिन आर.के. मिश्रा जी, एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे आपसे, थोड़ा सा हमें भी समझा दीजिए। भारी संख्या में ट्रेनों में भरकर गए हैं कार्यकर्ता। रविंदर जी, ऐसा है, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर हमें प्रखर होना पड़े, अगर पूरा कार्यकर्ता को झुकना पड़े वहाँ पे, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। मिश्रा जी से कि आप कैसे तय कर लेते हैं कि आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, बाकी सामने वाला कर रहा है, ये आप कैसे तय कर सकते हैं अपने हिसाब से? राजस्थान के अंदर खत्म करने वाले आप लोग हैं। आप जिस पार्टी में उसकी तरफ रहकर बात करते हैं, मुझे कभी नहीं लगता कि आप राजनीतिक विश्लेषक है। आपका सिर्फ एक तरफ एक मिनट सुधा मिश्रा जी, एक मिनट नहीं, उनको सिद्ध करना होता है कि जो भाजपा कर रही है, भाजपा की सरकार कर रही है, वो इंटरेस्ट है, बाकी लोग गलत कर रहे हैं। अरे वो गलत नहीं कर रहे थे तो आज भी इसकी क्यों उत्पन्न हुई, पत्थरबाजी क्यों करनी पड़ी, इसका कोई उत्तर है आपके पास? आर.के. मिश्रा जी, सुधा जी का सवाल सुन लिया आपने, लेकिन एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था वो छूट गया। मैंने इसलिए कहा, और सवाल पूछता है जी, 1 मिनट आप जवाब दीजिएगा, 1 मिनट में सवाल खत्म कर देगा। आर.के. मिश्रा जी, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप 11 करोड़ रुपया खर्चा करके आदमी को ले आने की क्या जरूरत है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई होता है, पब्लिक तो अपने मन से आते हैं, तो 11 करोड़ रुपया खर्चा क्यों किया आपने? बताइए। नहीं, अब मैं अपना सवाल कर लूं, आप ही लोग फिर एंकर बन जाएंगे। आर.के. मिश्रा, इसमें मैं एक सवाल जोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ छोटा सा सवाल है।
कोविड टाइम में जनता को भी ट्रेनों की जरूरत थी और कहां कहां घुमा के जनता को ले जाया गया, तब कोई चीज याद नहीं आई थी क्या? और आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए उत्तर बंगाल से 3 ट्रेनें और दक्षिण बंगाल से 4 ट्रेनें किराए पर ली गई। जनता से बड़े हैं ये चीजें, जनता को दरकिनार क्यों कर दिया जाता? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन एक चीज बता देता हूं आपको। कोविड के समय में असामान्य स्थिति थी। आप अगर कोविड के समय का अगर तुलना अगर अभी के 2022 में अगर करेंगे सितंबर में, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं आर के मिश्रा जी, सवाल समझिए कि असमान आंदोलन के लिए ट्रेनें मुहैया हो जाती हैं, लेकिन जनता के लिए जब वो मारी मारी फिर रही थी, मौत हो रही थी, तब ट्रेनें मुहैया नहीं करवाई गई। किलोमीटर पैदल जा रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ ये असामान्य 1000 स्थिति किलोमीटर कोविड 2000 के समय में पैदल रविंदर जी, और उसकी तुलना अभी मत करिए। जहां तक बात है भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे जो भी हो, चाहे पैदल हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल हम लोग प्रखर हैं। जी मनीष जी, प्रखरता के साथ उसके ठीक है मनीष जी, अगर वापस अपने मुद्दे पे आते हैं तो हम देखते हैं मैंने मुद्दे से अलग हटकर कोई बात नहीं की, मुझे लग रहा, क्योंकि ट्रेनों की बात मैंने इसलिए की क्योंकि आंदोलन के लिए कहा गया कि ट्रेनों में भरकर लोग गए और कहां कहां से ट्रेनें उधार ली गई, किराए पे ली गई। लेकिन मैंने इसीलिए बात की कि क्या जनता के लिए नहीं मुहैया कराई जा सकती थी उस समय? निश्चित रूप से कराई जाती थी, कराई भी गई है। हम मूल विषय पर ही हैं, देश के 70 करोड़ नागरिकों को हम मूल विषय पर ही हैं। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि ममता बनर्जी दीदी का घमंड अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर प्रधानमंत्री फोन भी करते हैं तो फोन लाइन पे नहीं आती। हाँ, उसकी बात वो कह वो देती है, समझ देश सकते के हैं। प्रधानमंत्री के लिए कह देती है कि मेरा मन करता है मैं इनको थप्पड़ मार दूं। ऐसे उल जलूल बयान देने वाली घमंडी नेता के खिलाफ अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो जनता को देखना ही चाहिए। और अगर जनता ऐसा पार्टिसिपेट कर रही है, अगर ट्रेन किराए पे ली है लेकिन जनता तो भर के आ रही है, तो हमें समझना पड़ेगा कि जनता का मन क्या कहता है, जनता के मनोभाव क्या। जी सुधा जी जवाब दे रही सुधा जी आपको। माननीय मुख्यमंत्री को शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी जी के जो शब्द होते हैं निर्लज्जता पे झूठ बोलने वाली जो झूठी रानी है, जरा उन्हें क्यों भी समझा दीजिए कि अभिमान और आप याद करिए मौत के सौदागर कौन बोल रहा था? बोलने वाली रानी को समझा दीजिए कि झूठ और अभिमान कितना बड़ा होता है। देश को आप दिखाना चाहते हैं, उस झूठ से जनता आपको फंसने वाली अब नहीं है। कांग्रेस का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उल्टे सीधे बयान देने में, अर्जुन सिंह से अरे आप लोग देखिए रोज का झूठ खुल रहा है, शर्म आनी चाहिए। मनीष जी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। सुधा जी एक मिनट, सुधा जी एक मिनट, सुधा जी एक मिनट, मनीष जी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, राजनीतिक विश्लेषक का मतलब आप बहुत गहराई से जानते हैं, वो पक्षपात नहीं करता, वो ऐसी बात करता है जो न्यूट्रल होती है और तथ्यों को जनता के सामने रखता है। और अगर आप वन साइडेड हो जाएंगे तो जनता को समझने में देर नहीं लगेगी कि आप किस तरफ से बोल रहे हैं। देखिए अगर कोई ये और दूसरी चीज अगर आप ये कहते कि लोकतंत्र में जो गलत बयानबाजी होती है वो ठीक नहीं होती, वो किसी के हित में नहीं होती और उससे लोकतंत्र की जो शांति है वो भंग होती है, तो ज्यादा बेहतर होता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी बात को स्पष्ट ना करके पॉलिश करूं? आप अपनी बात को स्पष्ट तो कर सकते नहीं हैं, है। लेकिन विश्लेषक न्यूट्रल होता है। अगर मेरे से आप सीधा कांग्रेस पे आरोप नहीं लगा सकते, आप सीधा बीजेपी पे आरोप नहीं लगा सकते, आप सीधा टीएमसी पे भी आरोप नहीं लगा सकते। ठीक लगेगा मैं वो बात करूंगा। बहुत ठीक बात है, वो आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, मुख्यमंत्री श्रीमती ममता आपका अधिकार है वो, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारने का दिल करता है ठीक। तो उन्होंने ये बात कही थी, मेरे पास मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो सब देखते हैं, आज दुनिया सब जानते हैं। घमंड को नहीं दर्शाती है संजय सरकार, उनके घमंड को दिखाती है। संजय सरकार जो अमजद शाह है ना, जो अमित शाह का नाम जो अमजद शाह बोला जाता है, वो अमजद शाह को पीछे में कश्मीर में बहुत बड़ा एक आतंकी था तलीफ होसन शेख, जिसको साथ तस्वीर दिखाई दिया। देखिए किसी पे पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, मैं इस बात के खिलाफ हूँ, किसी पे भी पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। जब तलीफ होसन शाह को साथ में नहीं तस्वीर पेपर में भी संजय सरकार जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पेपर में भी तस्वीर, बड़े बड़े भाषण इनको देने के लिए मना किया। नहीं तो एग्जाम्पल देने की जरूरत भी नहीं है ना संजय जी, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखिए ना,
हाँ, आप ये कह दें कि आपने 4 कत्ल किए हैं, हमने तो साहब 2 ही किए, इसका क्या मतलब है? नहीं मैं बोल रहा कि हूं, वहां हिंसा घटना हुई, हमारे यहाँ भी हो गई, तो कौन सी बड़ी बात है? इनको अगर गिरबान में झांकेंगे तो 5 चटनी के नोटों के बंडल नजर आएंगे, प्रॉपर्टी के कागज नजर आएंगे। जिनको ममता बनर्जी दीदी डिफेंड करती है, मनीष जी, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, को डिफेंड नहीं कर सकती हो। ठीक कह रहे हैं, ठीक। मनीष जी, आर के मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। लोन लेकर बैठा हुआ अदानी, उसको 5 पैसा बैंक में नहीं दिया, 1,45,000 करोड़ 2014 में लिया, एसबीआई को 5 पैसे भी वापस नहीं किया। संजय जी, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, ये बताना भी चाहता हूँ, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग से हैं आप लोग, कम से कम पर्सनल अटैक मत करिए। आप गिना देंगे अभी जो बैंक से पैसा लेकर फरार हो गया है, नीरव मोदी से लेके मेहुल चोकसी से लेकर लास्ट में जतिन मेहता 4,000 करोड़ रुपया लेके वो अभी स्टेट फीस में सिटीजनशिप लेकर बैठ गया है जतिन मेहता। नहीं, सवाल ये नहीं है संजय सरकार जी, आपकी वहां पर सरकार है टीएमसी की, अगर सारी चीजें आपको पहले से पता थी तो ये हिंसक झड़प नहीं होनी चाहिए थी ना। तो ये कहीं ना कहीं आपका फेल्यूर है। अगर आप बीजेपी के राज्यों की बात करें तो हम यूपी की तरफ भी चलाए, उन्होंने भले ही कह दिया हो कि ठीक है हम ठोक देंगे, लेकिन हिंसात्मक घटनाएं उन्होंने रोक दी। एनसीआरबी के जो अब आंकड़े आए हैं उसमें वो सुकून महसूस कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आपके पश्चिम बंगाल में लगातार घटनाएं बढ़ी हैं। नहीं, हम लोग पूरे तरफ से उसको रुके हैं और लॉ एंड ऑर्डर पहले से तैयार था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब रैली करने के लिए आई है तब बंदूक लेके, बॉम्ब लेके, लाठी लेके, डंडा लेके, झंडा लेके, इसके अलावा आप देखें जब भी भारतीय जनता पार्टी रैली करता है पुलिस के ऊपर पत्थर छोड़ता है। अगर कश्मीर में पत्थर छोड़ा जाता है तो उसको आतंकवादी कहा जाता है पुलिस के ऊपर, तो ये भी तो आतंकवादी है ना। और दूसरे नंबर बात है, जब हथरास का घटना घटा था तो ये बात होगी, पर वो कल को कोई आपसे बात कहेंगे कि आप भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो आप पर कोई आरोप लगा दिया, एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया, आप आतंकवादी कैसे कर सकते हैं? निकलने नहीं दिया था। आप किसी को, अगर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और अगर पत्थरबाजी हो जाती तो आप उसे आतंकवादी कह देंगे? कोई भी दल अगर प्रदर्शन करेगा उसमें पत्थरबाजी हो जाती तो आतंकवादी हो जाएगा? नहीं, कश्मीर में जब अरे पत्थर किसने मारे हैं पहले इसकी जांच हो। आखिर तृणमूल कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रही है कि पत्थर मारे हैं? आर के मिश्रा जी को जवाब देना है, आर के मिश्रा जी को जवाब देना है, आर के मिश्रा जी। पत्थर मारेंगे, संजय सरकार सुन लीजिए, अब तो आतंकवादी नहीं है, तो आतंकवादी है। संजय सरकार सुनना सीखिए, हमको कश्मीर में संजय सरकार सुनना सीखिए प्लीज जी। आर के मिश्रा जी, देखिए, पहला रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा जो कोई भी पर्सनल आक्षेप ना करे। आज अगर गृहमंत्री जी के ऊपर में इस तरह के आक्षेप कर रहे हैं, मुझे बहुत ये लग रहा है मैंने उनको टोका। पहली बात। दूसरी बात ये है क्योंकि देखिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को बेहतर करने की। ठीक बात। आज अगर मान लीजिए ये कह रहे हैं जो कि बम पिस्तौल लेकर के भाजपा, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग बंदूक लेके आए। आ रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं जो कि बीजेपी के लोग गए। हाँ। मैं कह रहा हूँ जो कि बीजेपी के लोग नहीं थे, टीएमसी के लोग थे। उस प्रदर्शन में ये घुस गए, कुछ अराजक तत्व थे वहां पर, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? इसका मतलब ये राज्य सरकार बिल्कुल फेल है। ठीक, हमने आग लगा रहा था। सुधा जी, ठीक है, बाकी पुलिस वो तो असफल है। सुधा जी, ये आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं फेल्योर रहे हैं? राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलता है, सवाल ये भी उठते हैं, कई बार टीएमसी ने कहा कि ईडी की रेड पड़ जाती है, जहां जहां सरकारें नहीं वहां ईडी की रेड पड़ रही है, तो इस तरह दूसरे राज्यों की सरकारों को दबाने की कोशिश की जाती है। जी रविंद्र जी, अगर सही बात की जाए तो जो ये आपका वक्ता दिखा के झूठ के बल से एक नया सिनेरियो बना रहे थे, अब इनके झूठ को जानने के लिए लोग और आक्रामक हो रहे हैं, इनके ही तरह इनके झूठ के पुलिंदों को खोलने के लिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आपने मनीष भाई से बोला, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तथ्यों के साथ बोल सकता हूँ। देखिए, जब जो मैं जानती हूँ कि राजनीतिक विश्लेषक वह व्यक्ति होता है जो तटस्थ रह के, निष्पक्ष रह के, करने वाले की गलती को हूबहू उठा के रख दे, उस व्यक्ति को हम मानते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक है, जो इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए बैठा हुआ हो, न कि एक को नीचे करके एक को उठाने के लिए। जिसने गलती की हो उसको आप बोलो ये गलत है, वो होता है राजनीतिक विश्लेषक जो संविधान की रक्षा करता है। लेकिन आज के दौर में शायद ही कोई राजनीतिक विश्लेषक हो जो किसी पार्टी लाइन को छोड़ के बात करता हो, और मुझे तो फक्र है आप जैसे कुछ पत्रकारों पे जो मुद्दों की बात उठा पाते हैं। बात यहाँ पे है कि झूठ की राजनीति इतनी ज्यादा चल रही थी कि अब इनको
जो धुआं उठ रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, अभी मैंने कहा कि जब कोरोना का समय था तो ऐसी स्थिति थी कि हम नहीं कर सकते थे। उस समय तो ज्यादा जरूरत थी ट्रेन में लोगों को बैठा के उनके घर तक पहुंचाने के लिए, तब तो बहुत था नहीं इनके पास। उन्होंने कहा कि हमने 80 करोड़ के लोगों को खाना खिलाया, लेकिन आज ये जब उनको ले जा रहे हैं और पथराव कर रहे हैं, अब जब पथराव हो रहा है तो इनका प्रश्न है कि क्या पता वो भाजपा के नहीं थे। जब यही प्रश्न हम कहते हैं कि भाजपा के लोगों ने आके ऐसा कर दिया, तो आप कहते हैं कि कोई पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं। तो आज आपकी बात सही और दूसरों की बात गलत कैसे हो गई? आप जानते हैं कि जब तक झूठ के बल से आप राजनीति करते रहेंगे, सामने वाला जब सजग हो जाएगा तो झूठ की राजनीति आपके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। इसलिए सच्चाई के रास्ते पे आके राजनीति करना शुरू करेंगे, देश का भला होगा, आपका भला होगा। ठीक है मनीष जी। देखिए, मुझे डॉक्टर सुधा मिश्रा जी ने काफी ज्ञान दिया और बताया कि राजनीतिक विश्लेषक क्या होता है, और बताने के बाद उन्होंने यह भी कह दिया देश में शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक विश्लेषक हो जो पार्टी लाइन से हटकर बात करता हो। यानी मैं तो छोड़िए, इस ब्रह्मांड के सारे राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के हिसाब से बाइस्ड हैं। मतलब इनके हित की बात करेंगे तो वो राजनीतिक विश्लेषक ठीक है, इनको कुछ खास पत्रकार जो इनके हिसाब से प्रश्न पूछते हैं वो ठीक है, बाकी मीडिया इनके हिसाब से नहीं है। वो पत्रकार जो इंदिरा गांधी समझ नहीं आएगा कि आप खाने में क्या पसंद करती हैं, आपको कौन सी साड़ी कलर की साड़ी पसंद है, वो पत्रकार ठीक पत्रकार है। और जो सर्वे प्रश्न पूछ लेता है जो इनके विरोध की बात करता है वो पत्रकार ही नहीं बचता है। तो मेरा डॉक्टर सुधा मिश्रा से निवेदन है, तो मुझे फिर भी मैं आपके दिए हुए ज्ञान पर विचार करूंगा आप और जैसे लोगों पे शक है, कैसे और बेहतर होना है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, अगर आप गलत का साथ देंगी तो आप भी गलत कहलाएंगी। आज जिस तरीके मनीष गुप्ता जी, की आम आदमी पार्टी मनीष गुप्ता जी आपको डेंट कर रही है ना, मनीष गुप्ता जी, वही पार्टी है जिसको समर्थन देकर दिल्ली की सरकार आपने बनाई थी। मनीष गुप्ता जी, पाप के उस पाप के भागीदार समझ गए आपकी बात को मनीष जी, इसलिए आप इस बात को डिनाई नहीं कर मनीष जी। सकते। मनीष जी ठीक है, रविंद्र जी सही बात की मिर्ची बहुत तेज लगती है। ठीक है, अरे मिर्ची भी लगती है, मीठा भी लगता है, पर समस्या ये मिर्ची मनीष किसको भाई लगी दिख है रहा जरा है, अपने सच गिरबान बात में को झांक ठीक कर करें। देखिए। ठीक है सुधा जी, समय समय आप समाप्ति अपने की ओर है। गिरबान में झांक कर सुधा देख जी लीजिए, समय समाप्ति की ओर। आपको मनीष जी, महसूस होगा, मनीष जी, बहुत सारी मिर्चियां पड़ी हैं। मनीष जी ठीक है, आलू मिर्ची मसाला बाद में हो जाएगा। ये तो सिर्फ बहुत छोटी सी बात है जो जनता को समझनी होती है। हम तो आप सिर्फ चर्चा के लिए बैठते हैं, एक पैनल बैठाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कम से कम उस मुद्दे को समझ लें जिसे राजनीतिक दल बड़ी चाशनी के साथ, या आपकी भाषा में कहें तो मिर्च मसाला लगाकर दिखाते हैं, लेकिन उसकी असल हकीकत को हम जनता के सामने रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम और आप बैठते हैं और यहाँ कोशिश भी हमने ये की। अब आपसे आखिरी टिप्पणी चाहेंगे मनीष जी कि यहाँ पर ये स्थिति इस तरह की अन्य राज्यों में या यहाँ पर रुक जाए, सही स्थिति को दिखाने की कोशिश कीजिए दर्शकों, क्या होना चाहिए संक्षेप में। मैं समझता हूं कि अगर कोई विशेष बात ना हो तो विपक्षी दलों को प्रतिरोध करने के, विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति हो। अगर इंटेलिजेंस के पास कोई ऐसा इनपुट है कि इसके पीछे कुछ दुर्घटना हो सकती है, रोका जाए, लेकिन ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट दिया जाना चाहिए। और ये सलाह सभी के लिए, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, ये कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये जो स्थिति बन रही है ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि पिसती जनता है हर हाल में। फिलहाल देखना यह है कि शुरुआत हुई है, यहाँ से राजनीति में गर्माहट आ चुकी है, लेकिन ये जो हंगामा शुरू हुआ है ये थमेगा कब। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।